हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। हाँ, या इसकी हाइट तो इसके पापा जैसी है। बिल्कुल। हम अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर उनकी कार्बन कॉपी तो नहीं होते। कभी सोचा ऐसा क्यों है? या एक और मजेदार बात, कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के कान का निचला हिस्सा मतलब ईयर लोब वो चेहरे से जुड़ा होता है और कुछ का एकदम अलग लटका हुआ। हाँ हाँ हाँ, फ्री और अटैच्ड ईयर लूप्स। ये जो छोटे छोटे फर्क हैं, ये वेरिएशंस आखिर आते कहाँ से हैं? और देखिए, यही सवाल हमें विज्ञान की सबसे दिलचस्प शाखाओं में से एक की ओर ले जाता है। अच्छा। इन सारे सवालों का जवाब छिपा है आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी के नियमों में। ये एक तरह का कोड है जो तय करता है कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे और कौन से नहीं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कोड को एक तरह से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे उस इंसान के पास ले जाएगी जिसने सबसे पहले इन रहस्यों से पर्दा उठाया था। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि एक चर्च के बगीचे में मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला। हमारा मिशन है उन बुनियादी नियमों को समझना जो तय करते हैं कि हम और आप कौन हैं। तो फिर शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाना। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्नता की, वेरिएशन की। हाँ। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, मतलब जिनमें 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में कहीं ज्यादा वेरिएशंस दिखते हैं। ये तो है। जैसे गन्ने के खेत में सारे पौधे लगभग एक जैसे होते हैं, पर हम इंसानों की आबादी में हर चेहरा अलग है। सही। और ये विभिन्नता सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रजाति के मतलब स्पीशीज के जिंदा रहने की गारंटी है। गारंटी? वो कैसे? स्रोत में बैक्टीरिया का एक बहुत शानदार उदाहरण है। सोचिए, बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और उनमें से कुछ में अचानक एक ऐसा वेरिएशन आ जाता है जिससे वो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके। अब अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता है तो ज्यादातर बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त करने वाले बच जाएंगे। एग्जैक्टली। वो ना सिर्फ बचेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे और अपने जैसी ही गर्मी प्रतिरोधी पीढ़ी पैदा करेंगे। प्रकृति इसी तरह काम करती है। वो उन वेरिएशंस को चुनती है जो बदलते माहौल में सरवाइव करने में मदद करते हैं। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे कान के ईयरलोब्स का जुड़ा होना या अलग होना है, ये भी बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं छोटे छोटे लक्षणों की डोर पकड़कर हम उस इंसान तक पहुंचते हैं जिसने सबसे पहले इन नियमों को समझा, ग्रेगर जॉन मेंडल। मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि वो कोई पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रिया में एक मठ में रहने वाले पादरी थे। हाँ, और उन्होंने अपने बगीचे में मटर के पौधों को देखकर कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने बायोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और कमाल की बात तो ये है कि जब मेंडल ने 1866 में अपना ये काम पब्लिश किया तो लगभग 35 सालों तक किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने नहीं? दुनिया की सबसे जरूरी वैज्ञानिक खोजों में से एक, और वो धूल खाती रही। ऐसा क्यों? उनका तरीका ही अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने बायोलॉजी में गणित का इस्तेमाल किया। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो हर चीज को गिन रहे थे, उसका हिसाब रख रहे थे। अच्छा। उन्होंने मटर के 7 अलग-अलग लक्षण चुने, जैसे पौधे की लंबाई, लंबा या बौना, बीज का आकार, गोल या झुर्रीदार, फूल का रंग। तो उन्होंने एक लंबे और एक बौने पौधे को मिलाया। मेरे हिसाब से तो शायद कुछ बीच की लंबाई वाले पौधे आने चाहिए थे, है ना? बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। थोड़ा लंबा, थोड़ा बौना। क्या ऐसा ही हुआ था? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात थी। जब उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में टीटी कहेंगे, टीटी, ठीक है, और एक शुद्ध बौने पौधे यानी टीटी के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे थे। सभी। एक भी पौधा मीडियम हाइट का या बौना नहीं था। बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया था। एक मिनट, बौनापन गायब हो गया मतलब पूरी तरह से? ये तो बड़ा अजीब है। उस बौने पौधे का कोई असर ही नहीं हुआ? बिल्कुल। यही सवाल मेंडल के दिमाग में भी आया और यहीं से प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का आइडिया आया। डोमिनेंट और रिसेसिव? हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे एक बातचीत में 2 लोग हों, एक की आवाज बहुत बुलंद हो, डोमिनेंट, और दूसरे की बहुत धीमी, रिसेसिव।
जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपको सिर्फ बुलंद आवाज ही सुनाई देगी। सही बात है। यहाँ लमरापन उस बुलंद आवाज जैसा था जिसने बौनेपन की धीमी आवाज को दबा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी, है ना? वो बौनेपन का गुण हमेशा के लिए तो नहीं खो गया होगा। बिल्कुल नहीं। असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के इन्हीं लंबे पौधों का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अच्छा। दूसरी पीढ़ी यानी F2 में बौने पौधे फिर से प्रकट हो गए। अरे वाह, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना अचानक मिल गया होगा। बिल्कुल। और क्या वो किसी भी संख्या में वापस आई या उसका भी कोई पैटर्न था? यही मेंडल की सबसे बड़ी खोज थी। वो एक बहुत ही सटीक अनुपात में वापस आए। F2 पीढ़ी में हर 3 लंबे पौधों पर लगभग एक बौना पौधा था। 3 पर 1? हाँ, ठीक 3:1 का अनुपात। और ये 3:1 का अनुपात सिर्फ मटर के लिए नहीं था, ये एक जादुई नंबर निकला। आज भी जब हम कई आनुवांशिक बीमारियों को समझते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया, तो यही गणित काम आता है। तो इसका मतलब F1 पीढ़ी के सारे लंबे पौधे असल में TT थे। एकदम सही पकड़ा। मतलब दिखने में तो वो TT जैसे ही थी, तो अंदर से वो बौनेपन का जीन लिए घूम रहे थे, बस मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। वो बाहर से लंबे थे पर आनुवंशिक रूप से हाइब्रिड थे। उनमें लंबेपन T और बौनेपन स्मॉल t दोनों के कारक मौजूद थे। अच्छा। जब 2 TT पौधों को मिलाया गया तो उनके बच्चों में TT यानी शुद्ध लंबा, TT मतलब हाइब्रिड लंबा और TT यानी शुद्ध बौना, ये तीनों संभावनाएं पैदा हुई। और गणित के हिसाब से TT और TT वाले पौधे लंबे दिखेंगे। हाँ, और सिर्फ TT वाले बौने, जिससे वो 3:1 का अनुपात बना। ये तो एक गुण की कहानी हुई, पर मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि प्रकृति इन सब चीजों को अलग अलग कैसे रखती है। मतलब क्या ऐसा नहीं होता कि लंबे पौधे में हमेशा पीले बीज ही आएंगे? क्या ये गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक पैकेज डील की तरह? ये एक शानदार सवाल है और मेंडल ने भी यही सोचा। उन्होंने ये जानने के लिए एक और प्रयोग किया। कौन सा? जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उन्होंने एक ऐसे पौधे को चुना जिसमें 2 डोमिनेंट लक्षण थे। मान लीजिए गोल आकार और पीला रंग, और उसका क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसे पौधे से कराया जिसमें 2 रिसेसिव लक्षण थे, यानी झुर्रीदार आकार और हरा रंग। बिल्कुल। तो पहली पीढ़ी में तो सब गोल और पीले बीज वाले ही पौधे आए होंगे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट लक्षण हैं। हाँ, F1 पीढ़ी में कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन F2 में कुछ और हुआ। बिल्कुल। जब इन F1 पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 पीढ़ी देखी गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। क्या हुआ? F2 में सिर्फ 2 तरह के पौधे नहीं मिले, 4 अलग-अलग तरह के कॉम्बिनेशन सामने आए। कुछ तो माता पिता जैसे थे, गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे। पर 2 बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस भी बने, गोल और हरे बीज और झुर्रीदार और पीले बीज। अच्छा, तो इसका मतलब बीज का गोल या झुर्रीदार होना इस बात पर निर्भर नहीं करता? बिल्कुल नहीं। कि उसका रंग पीला है या हरा? बिल्कुल। ये दोनों लक्षण आजाद है। का स्वतंत्र वंशानुगति का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि अलग-अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। और यही वजह है कि एक ही माता पिता के बच्चों में इतने अलग-अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। हाँ, किसी को माँ की आंखें और पिता के बाल मिल सकते हैं, तो दूसरे को माँ के बाल और पिता की आंखें। प्रकृति ताश के पत्तों की तरह इन जीन्स को हर पीढ़ी में फेंटकर नए-नए हाथ बनाती है। मतलब दिमाग ही घूम गया ये सुन के। मेंडल को ये सब बिना माइक्रोस्कोप या डीएनए की जानकारी के पता चल गया। हाँ। पर अब हम जानते हैं कि ये सब सेल के अंदर हो रहा है। तो असल में ये जीन नाम का जादूगर क्या करता है? वो कैसे तय करता है कि पौधा लंबा बनेगा या बौना? देखें, यहाँ पर कहानी मॉलिक्यूलर लेवल पे चली जाती है और स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। अच्छा। इसका पूरा कनेक्शन डीएनए से है। डीएनए हमारी कोशिकाओं के अंदर एक रेसिपी बुक की तरह है और जीन उस किताब का एक पन्ना है जिस पर एक खास प्रोटीन बनाने की रेसिपी लिखी होती है। और ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन हमारे शरीर में लगभग सब कुछ करते हैं। कई प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं जो शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब पौधे की लंबाई वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। हाँ। पौधे की लंबाई एक खास हार्मोन पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा हार्मोन उतना लंबा पौधा। और इस हार्मोन को बनाने का काम एक खास एंजाइम करता है। ओके, समझ आ रहा है। अब अगर पौधे के पास लंबेपन वाला टी जीन है तो वो एक बहुत ही कुशल मतलब इफिशिएंट एंजाइम बनाने की रेसिपी देता है। वो एंजाइम खूब सारा ग्रोथ हार्मोन बनाता है और पौधा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर जीन में कोई बदलाव आ जाए, जैसा कि बौनेपन वाले टी जीन में होता है,
तो रेसिपी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो एंजाइम ठीक से नहीं बनता। हाँ, उससे जो एंजाइम बनता है वो कम कुशल होता है या बनता ही नहीं। नतीजा, कम हार्मोन और पौधा बौना रह जाता है। तो जीन असल में एक तरह का निर्देश है, एक ब्लूप्रिंट जो प्रोटीन बनाने का तरीका बताता है और वही प्रोटीन हमारे लक्षणों को कंट्रोल करता है। शानदार। बिल्कुल। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो सीधे तौर पर हम इंसानों से जुड़ा है। ये कैसे तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? ये भी आनुवंशिकता का ही एक सीधा साधा उदाहरण है जो गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। क्रोमोसोम्स पर? हाँ, हम इंसानों की हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं। उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23वां जोड़ा? सारा फर्क 23वें जोड़े में होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और वो कैसे अलग होता है? स्त्रियों में ये जोड़ा XX होता है, मतलब दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, जबकि पुरुषों में ये XY होता है। एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा, जो आकार में थोड़ा छोटा होता है, Y क्रोमोसोम होता है। अच्छा। अब जब प्रजनन के लिए गैमीट्स यानी स्पर्म और एग बनते हैं, तो मां के एग में तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आता है। क्योंकि उनके पास सिर्फ X ही होता है। बिल्कुल। और पिता से? उनके पास तो X और Y दोनों है। सही। तो पिता के जो स्पर्म बनते हैं, उनमें से आधे में X क्रोमोसोम होता है और आधे में Y, या 50-50 की संभावना होती है। अगर पिता से आने वाले स्पर्म में X क्रोमोसोम है और वो मां के X वाले एग से मिलता है, तो जाइगोट XX बनता है, यानी लड़की पैदा होती है। और अगर Y वाला स्पर्म आता है तो जाइगोट XY बनता है, यानी लड़का। तो इसका मतलब बच्चे का लिंग पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिला है। मां का इसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक आनुवंशिक संयोग है, अ मैटर ऑफ चांस। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो कुछ कमाल की बातें समझ में आई। पहली तो ये कि लक्षण डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं और रिसेसिव लक्षण पीढ़ियों तक छुपे रहकर अचानक सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, अलग अलग लक्षण अक्सर एक दूसरे से आज़ाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिससे भाई बहनों में इतने सारे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये सब जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जो डीएनए के हिस्से हैं और जो प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं। हमें अपने माता पिता दोनों से इन जीन्स का एक एक सेट विरासत में मिलता है, जो मिलकर तय करता है कि हम कौन हैं। और आखिर में हम इंसानों में बच्चे का लिंग पिता से मिलने वाले X या Y क्रोमोसोम से तय होता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प आनुवंशिक प्रक्रिया है। हाँ, आज हमने समझा कि जीन लक्षणों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं, लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा पर्यावरण, जैसे हमारा खान पान, हमारे अनुभव, हमारा माहौल, इस ब्लूप्रिंट को कितना प्रभावित करता है? अच्छा। अगर एक पौधे में लंबे होने के जीन है, लेकिन उसे पर्याप्त पानी, पोषक तत्व या धूप न मिले, तो क्या वो फिर भी अपनी पूरी क्षमता तक लंबा हो पाएगा? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल। ये प्रकृति, नेचर और पोषण, नर्चर के बीच के उस जटिल रिश्ते की ओर इशारा करता है, जो जेनेटिक्स से भी आगे की एक दुनिया है।